आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है कि वन मैन शो चल रहा है और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। कितने ऑफिस है, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में अब आपको सड़कों पर नजर आने वाली है, यानी मनरेगा का नाम बदलकर मोदी सरकार ने इसे वीबी जी राम जी कर दिया है। वीबी जी राम जी अध्यादेश पर राष्ट्रपति के साइन के बाद अब ये कानून भी बन चुका है, लेकिन कांग्रेस को मोदी सरकार के इस फैसले पर भारी ऐतराज है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खिलाफ बता रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार के फैसले से महात्मा गांधी का अपमान भी हुआ है। यानी अब देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने विस्तार से मनरेगा को लेकर आज चर्चा की और इस बैठक में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस पार्टी नए साल में मोदी सरकार को घेरने के लिए योजना बनाकर अब पलटवार भी करेगी। तो चलिए, आज उस बैठक के बाद कई रिएक्शन आ चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने जमकर सरकार को घेरा है। तो सबसे पहले, यानी चर्चा को शुरू करने से पहले, आपको हम वो रिएक्शन, वो बयान सुनवाते हैं और उसके बाद हम इस डिबेट में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है।
तो इस बीच देखिए चर्चा लगातार मनरेगा को लेकर हो रही है, यानी मनरेगा का जो नाम बदला गया वीबी जी राम जी किया गया है, इस पर लगातार कांग्रेस नेताओं की ओर से रिएक्शन दिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज CWC की बैठक हुई और इस बैठक में मनरेगा का जो नाम बदला गया है इस पर यह तय किया गया कि 5 जनवरी को अब मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, यानी एक लंबी बहस की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि हमने सदन से लेकर सड़क तक वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने जमकर इसका विरोध किया था। और आज इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ इस बीच स्टूडियो में हमारे कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता राज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत राज शर्मा जी मैं आपके साथ करूंगी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज है और यही कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का अपमान किया गया और 5 जनवरी से एक नई शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत आप लोग करने वाले हैं। क्या नई रणनीतियां रहेंगी और किस तरीके से आगे विरोध किया जाएगा कांग्रेस की ओर से? देखिए चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी जरूर कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी तथाकथित बेटी जलाओ पार्टी की गांधी जी का अपमान कर रहे, लेकिन मैं इससे भी आगे चल के कहता हूँ ये गांधी जी का अपमान नहीं कर रहे, ये उस देश के उस नागरिक का अपमान कर रहे जिन्होंने देश को आज़ादी करने के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, जेलों में सड़े। सवाल यहाँ पे एक योजना बदलने का नहीं है, सवाल यहाँ पे नाम बदलने का। अभी मैं आप ही के टीवी में देख रहा था, देखा कैसे वो राजनीति के, मैं उन्हें अमिताभ बच्चन नहीं कहूँगा, राजनीति के वो अनुपम खेर कह सकता हूं मैं उन्हें। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, नाम नहीं बदलूंगा। क्यों बदला? मनरेगा क्या है? उनको मनरेगा अगर आप कहोगे तो प्रधानमंत्री जी लिख नहीं सकते मनरेगा क्या है। वो गांव के उन लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं जिन लोगों ने देश को आज इस स्थिति में पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की एक बलिदान दिया है, आहुति दी है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी का पिछले 15 साल में एक भी बयान बता दीजिए जिससे वो पलटे नहीं। आप बताइए क्या कहते हो? अभी मैं आप ही के भी कह रहा था, अनुपम कर छोड़िए ना, अनुपम कर साहब भी अच्छे हैं लेकिन वो इनके लिए थोड़ा सा भाग गए, मगर वो तो मतलब NSD के गेट तक जाने वाले नहीं है प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं यार? आप 3 बात का जवाब दो प्रधानमंत्री जी से कहता हूं। पहला, क्या पहला बार का वोटर नौजवान अपने रोजगार के लिए मुझे वोट दिया? उसने दे दिया। क्या सेना के जो जवान शहीद हुए, शहीद के नाम एक वोट मुझे मिलता? सबने दे दिया। क्या करा? शहीदों को बेच दिया, पाकिस्तान की एजेंसी को पठानकोट में उतार दिया। और रोजगार किसको दिया? यहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आ जाएं तो उनसे पूछिएगा रोजगार किसने दिया। देखिए, रिश्ते होते थे बहुत पहले राजनीति में। अब ये तो कहावत है कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद। मैं कहता था राजनीति में एक आइडियोलॉजी काम करती है। आपने नाम बदल दिया, आपने अभी लखनऊ में कुछ किया, प्रेरणा स्रोत बना दिया। वहां पे आप क्या कह रहे हो? आपको प्रेरणा स्रोत बुलाया, कोई दिक्कत नहीं, मगर वहां बोलते प्रेरणा स्रोत में कसम खाता हूं कि मैंने इन लोगों को रोजगार दिया। जो युवा 18 साल का पहली बार वोटर था, उसने मुझे वोट दिया और उनको मैंने रोजगार दिया। कह सकते हैं क्या? ठीक है। कहते आधी आबादी, मेरी बहन मेरी बेटियों से कहा था कि क्या महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए वोट दे सकते हैं? बहनें बेटियों ने भरपूर वोट दिया। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, चोरी से हुआ क्या हुआ, मैं इस पे नहीं जा रहा। सरकार बन गई तो क्या कर सकता हूं मैं, मगर क्या बेटी सुरक्षित है? मैंने तो नहीं देखा था। मेरी एक उम्र है चित्रा जी, मैंने समाज के लिए देखा, मैंने देश के लिए सेवा करी है। मेरी एक ही बात कहने की बात है, क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो क्या सनातन धर्म ने ये सोचा था कि हिंदू लड़की का अगर कोई बलात्कार के कारण वो मर जाएगी, उसको उसकी डेड बॉडी को आप लोग डीजल डाल के जलाओगे? और डीजल डाल के जला दिया। अभी एक माफी है
डीजल डाल के चलिए जला ठीक है, दिया। मैं उसके जवाब बाद ले लेती हूँ। आप जैसे बड़े ठीक है। वरिष्ठ पत्रकारों ने पूछा वहां के डीएम ठीक है, से, ये एक कार्य तो उन्होंने पता क्या आप कहा? इन मुद्दों को उठा रहे हैं, सुरक्षा से लेकर तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक कार्यकाल में हो सकता है, लेकिन बार बार अगर वही चीज रिपीट होती है तो मुझे लगता है जनता भी हर चीज को बखूबी जानती है, समझती है। जनता ने आपको भी मौका दिया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया है। खैर, ये अलग विषय है। मैं जवाब ले लेती हूँ आलोक त्रिपाठी जी से। आलोक त्रिपाठी जी, कांग्रेस 5 जनवरी को सड़क पर उतरने वाली है और ये कह रही है वन मैन शो चला रहे हैं आप लोग, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई महात्मा गांधी का अपमान क्यों करना? क्या जवाब देंगे? जी चित्रा जी, देखिए भाजपा सरकार ने इस सर्दी के मौसम में कांग्रेस के अंदर गर्मी ला दी और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी। इसी बहाने कांग्रेस में सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन भाजपा का देखिए शुरू से लक्ष्य रहा है, वो जब भी सरकार बनी उसने एक बात कही कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो वो उसी पे काम कर रही है और धीमे धीमे वो उन योजनाओं को भी ध्यान दिया। और ये एक छोटी मोटी कोई योजना नहीं है, ये मनरेगा एक बहुत बड़ी योजना है और बहुत पुरानी योजना है जिसमें गांव के नीचे तबके के लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कुछ अलग ही मंशा है और उस मंशा के अनुरूप ही ये इतना बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया है और इसके बहाने कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को भी एक मुद्दा दे दिया है ये कहने के लिए कि कांग्रेस भी अब सड़कों पे उतरने को तैयार हो गई है इस मुद्दे को लेकर के। और वो भले ही उसको गांधी के नाम से जोड़े या किसी के नाम से जोड़े या नौजवानों के उसको जोड़े, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये मुद्दा बना है और पूरे देश में इसको लेकर के एक आंदोलन शुरुआत होगी। अब ये देखना होगा कि क्या उस आंदोलन का कितना असर कांग्रेस को होता है या उसका कितना नुकसान फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाती है। क्योंकि आने वाला जिला पंचायतों के चुनाव है, उस पंचायत के चुनाव के पहले इस तरह का, वो भी क्योंकि जहां ग्रामीण तबके के लोग जुड़े हुए हों, उस तबके के समय इस तरह का निर्णय कहीं ना कहीं उस चुनाव में प्रभाव अपना डालेगा, मुझे लगता है। ठीक है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका असर कितना होता है। कांग्रेस पार्टी जो कोशिश में लगी हुई है उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन शेखर जी, अब सवाल ये है, चूंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ नाम बदलने को लेकर चर्चा होनी चाहिए या फिर मनरेगा में जो कमियां या फिर हम यूं कहें कि भ्रष्टाचार ये भी उजागर हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से मनरेगा जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जिस तरीके से मनरेगा के तहत लोगों को काम मिला, उसमें अलग अलग तरीके की शिकायतें आईं, ये भी चीज़ सामने आई कि जम करके भ्रष्टाचार हुआ वगैरह वगैरह। मतलब वो एक व्यवस्थागत सवाल अभी भी उसमें कायम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कांग्रेस जिस वजह से इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है वो है मनरेगा का नाम बदलना। मनरेगा का नाम जो महात्मा गांधी के नाम से शुरू होता था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीबी जी राम जी के नाम से अब इंट्रोड्यूस किया है। इसमें दो परिवर्तन भी सामने मोटे तौर पर दिखाई देते हैं। एक तो ये कि पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब वो 125 दिन की कर दी, मतलब 25 दिन बढ़ गए। पहले 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब 60-40 का रेशियो हो गया, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य को अपनी तरफ से उसमें मिलाना होगा। तो अब ये दो परिवर्तन के साथ में आप जिस जगह पर जिस तरीके से इस पूरी चीज को लेकर के जा रहे हैं, दोनों पार्टियों का अपना अपना एक एडवांटेज लेने का तरीका है। आप देखिए, दोनों पार्टियां सड़क पर उतरेंगी, दोनों पार्टियां इस तरीके की स्थितियों का सामना करेंगी जिसमें कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि बताइए महात्मा गांधी का अपमान हुआ, हमने देश में 100 दिन के रोजगार की जो गारंटी दी थी भारतीय जनता पार्टी ने उसे खत्म कर दिया, उस कानून को खत्म कर दिया, उसे बदल दिया वगैरह वगैरह। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर चूंकि अब 100 में से 40 रुपया उस राज्य सरकार को देना है, तो अगर राज्य सरकार फेवर की होगी तो ये हो जाएगा कि भाई ठीक है, आप वो पैसा मिला देगी। 100 रुपए अगर देने हैं किसी मजदूर को, 60 रुपया केंद्र से आया और 40 उसने मिला दिया। अगर उसकी देने की नियत नहीं है तो उस सिचुएशन में स्थिति ये होगी कि केंद्र सरकार पर एक बार फिर से वो सरकार भी ठीकरा फोड़ेगी कि हाँ भाई इस तरीके से चीज नहीं हुई है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से इसको लेकर के जाएगी
कि भाई हमने इसका जो नाम है वो हर चीज़ चूँकि परिवार से जोड़ी जाती थी, इससे जोड़ी जाती थी, उससे जोड़ी जाती थी, हमने इसका नाम बदला और राम जी के सहारे कर दिया। अब कांग्रेस को तो हमेशा से राम जी से दिक्कत रही है, हमने नाम बदला, महात्मा गांधी भी हे राम कहते हुए मरे थे, अब कांग्रेस को राम के नाम से भी दिक्कत हो गई और आप देखिए कि राम का अपमान कर रही है। तो इस तरीके का एडवांटेज लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। तो यहां पर अभी तक ये होता था ना कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम में पूरी सियासत छिपी हुई है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये भी बताएगी कि भाई उन्होंने तो 100 दिन के लिए ही आपको गारंटी दी थी, हमने 125 दिन की गारंटी दी है। जो 60-40 का रेशियो है वो पब्लिक की समझ में इतना आता नहीं है। मतलब एक सीधी सी बात है, अब ये तो होगा नहीं कि आपको 60 रुपया मिल गए और 40 रुपया या 40 रुपया राज्य सरकार ने दे दिया और कहा कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला। इस तरीके की स्थिति होनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी अपनी तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए एक माइलेज लेने की स्थिति है, जिसका जिक्र अभी आलोक त्रिपाठी जी ने किया। अब सवाल यह है कि महात्मा गांधी गांवों में कितना जिंदा बचे हैं। महात्मा गांधी अब नहीं रहे, लेकिन महात्मा गांधी गांवों में कितने जिंदा बचे हैं, ये एक सवाल अभी भी कायम है। लेकिन ये चीज जरूर है कि राम गांव गांव में बसते हैं, राम से गांव का आदमी अपने आप को सीधा कनेक्ट करता है। तो जी राम जी ये आसानी से प्रचलन में आने वाली बात है, अब आने वाला नाम है। जो महात्मा गांधी को कब कहां कैसे ओवरलैप कर लेगा, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या होगी। दूसरी तरफ जो बीजेपी को जवाब देते नहीं बनेगा वो ये कि 27 फरवरी 2015 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इसी योजना का जिक्र किया और कहा कि ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, इसको मैं कभी नहीं खत्म करूंगा या नहीं होने दूंगा, तो अब कांग्रेस के पास भी ये मौका है कि वो पूछे कि आखिर नाम बदलकर इस विफलता को आप कैसे सफलता में बदल रहे हैं। बिल्कुल कई सवाल हैं, जैसा कि अभी शेखर जी ने भी बहुत ये इसका जिक्र किया है महात्मा गांधी को लेकर, कि इसी से जुड़ा सवाल राज जी मेरा आपसे है कि दिक्कत किस चीज से है कांग्रेस पार्टी को? कुछ नियम में बदलाव किया गया, इस वजह से दिक्कत है, या दिक्कत सिर्फ महात्मा गांधी के नाम को बदलकर राम जी किया गया है, इससे दिक्कत है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक की शेखर जी ने कि महात्मा गांधी को अब कितना लोग समझ रहे हैं, उन्हें कितना लोग जानते हैं, उनकी विचारधारा को कितना लोग फॉलो करते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ ना। देखिए चित्रा जी, मैं सबसे पहली बात कहता हूं, ये चैनल आज का खबर है। ये दिन भर डिबेट चलाता है, दिन भर बातें करता है, कुछ गलतियां हो भी जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होती हैं। गाड़ी मैं चला रहा हूं, गिलहरी बेर से मरती होगी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उस गलती को सुधारने के लिए आप आज की खबर का नाम कल की खबर रख मतलब आप मानते हैं कि हाँ मनरेगा में कुछ खामियां गलतियां हैं? नहीं होती हैं सब में। देखिए मेरे नेता की हिम्मत थी, मेरे नेता का किरदार था, जिसने प्रधानमंत्री होते हुए कहा था कि ऊपर से 100 रुपए भेजते, नीचे 10 रुपए तक जाता है। ये मेरा था। ये जो जिला पंचायत स्तरीय लाया, कौन लाया? क्या प्रधानमंत्री जी के अंदर हिम्मत है कि नगर पंचायत में 35 से 45% का दलाली चलती है? मैं प्रूफ दे दूंगा। अगर मैं आज खबर के चैनल से चैलेंज करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी तो नहीं बैठेंगे, उनका कोई प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे सामने बैठे, मेरी 3 बातों का जवाब दे देगा, अपना नाम बदल दूंगा। क्या बातें कर रही हो? और अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने देखिए अभी मैं नाम थोड़ा बोल रहा हूं, अभी भाई ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि ये कांग्रेस की विफलता का प्रोग्राम है, दे। लेकिन मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता मेरा प्रधानमंत्री देश को एक चीज बात कहता कि नहीं, मैंने इन बच्चों को रोजगार दिया, नहीं मैंने वो वानचुंग क्या नाम है वो लद्दाख के, उनको बाहर छोड़ दिया क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे थे, नहीं मैंने सेंगर को जमानत दिलाने में सीबीआई की कोई मदद नहीं की। कितना अच्छा लगता, मुझे लगता था। क्या आपने सोचा था कि सनातन धर्म के नाम पे जो सरकार बनी, तथा कथित अपनी सनातनी सरकार कहती थी, उसी के समय में सनातन धर्म की सरकार कहलाने वाले नेता कहते हैं रोजगार दे दिया। कहां दे दिया रोजगार?
क्या आपने सोचा था चित्रा सिंह जी कि यूपी में, योगी जी के बारे में कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो एक महात्मा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को कहता हूं, महात्मा है, मैं उनका सम्मान करूंगा, उनको सैल्यूट करूंगा, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के कहना चाहता हूं, स्कूल घर से 6 किलोमीटर नदिया के पार और शराब मेरे घर के द्वार। इनकी तो अभी कोशिश चल रही है कि सनातन धर्म के बच्चों को नशेड़ी बना दो। ब्लिंकिट, अमेजॉन, इनका कोलैबोरेशन चलने वाला है। आप करें, शराब आ जाएगी। मैं जहां रहता हूं उसमें हाईवे, दोनों तरफ से हाईवे गुजरते हैं। एक हाईवे में तो दुकान बनाने की जगह नहीं है और दूसरे हाईवे लगभग 6 किलोमीटर का है, 9 दुकानें हैं, पहले 3 थी। क्या ये यहां पे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कह पाएंगे? और एक और बात कहना चाहता हूं, जब उत्तराखंड कह दिया, मैं उत्तराखंड से बहुत जाता आता हूं, मेरा वहां होम टाउन है। आप उत्तराखंड में जाएंगे ना तो वहां एक बोर्ड दिखता है, दुकान इधर है, समझ जाओ शराब की है। गाड़ी, शराब पी के गाड़ी चलाना स्वास्थ्य डेंजरस है, दुकान उधर है। लक्ष्मण झूले में मेरा जीवन बीता। ठीक है, एक क्रॉस क्वेश्चन है सर, आपने दिल्ली से शुरू किया, दिल्ली से आपकी यात्रा शुरू हुई, यूपी तक आई, यूपी से आप पहुंचे उत्तराखंड में। अब मुझे एक चीज बताइएगा, अगर इतनी कमियां हैं, चलिए हम मानते हैं आपकी सरकार रही, आपने भी बेहतर काम किया, लेकिन कुछ कमियां रही। भारतीय जनता पार्टी है, कुछ कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर उत्तराखंड में जनता का विश्वास क्यों नहीं डगमगाता भाई, ये भी बता दीजिए। मैं चलिए कहती हूं, दिल्ली में, केंद्र में भले ही मोदी को हटा दिया होता, लेकिन यूपी में क्यों सीएम योगी को हटा दिया होता तो पुष्कर सिंह धामी क्यों भाई? मैं बताऊं हाँ बताइए। हम लोग भावनात्मक रूप से जीते हैं, बताऊं, सच कहता हूं। अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जैसे मेरे जहां से मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल दीवार से सटा हुआ टहलते हैं लोग, बुजुर्ग टहलते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जब निकलता हूं कहता हूं जय श्री राम। मैं फौजी रहा, मेरी ताकत है, मैं जीता हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं जय श्री राम, तो मैं कहता हूं बाबूजी थोड़ा धीरे बोलना, पसली चढ़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, हम लोग ना धार्मिक रूप से थोड़े कमजोर हैं। जैसे मैं कहता हूं जैसे मैं पूजा करता हूं, मेरा बेटा पूजा उठता नहीं है तो मैं बिना नहाए उसे कहता हूं, कहता पापा नहाया नहीं, मैं कहता दिया जलाओ, तो मेरी मेम साहब कहती हैं कि नहीं ये नहाया नहीं। मैंने नहीं, इसकी आदत डालो, हम पूजा पाठी हैं। इन्होंने क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस मुसलमानों को चाहती है। अच्छा, कौन बेवकूफ इंसान होगा यहाँ पे? मुसलमान कितने हैं? 20%। हिमाचल में कितने हैं? उत्तराखंड में हमारी सरकार आएगी। मैं इस पे नहीं जा रहा कि कैसे आई बीजेपी, क्या आई, क्यों आई, कैसे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा एक बात बताइए, हरियाणा में हम चाह रहे थे, आखिर क्या वजह है? वजह क्या है? अभी कल मैं किसी डिबेट में बैठा था तो बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा था मुझसे, राज शर्मा जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये भी बीजेपी को वोट देते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं देता हूं नहीं देता हूं ये तो मुझे नहीं पता, मगर मेरा वोट बीजेपी को किस तरह चला जाता होगा मेरे जैसे लोगों का मुझे भी नहीं पता। मैं एक ही बात चित्रा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं अपने पिताजी का नाम बदलूं? क्या आप अपने पिताजी का नाम बदलें, या आनंद भाई बदलें, या आलोक भाई बदलें, इसलिए मेरा अपराध छिप जाएगा? मैं आज आपके चैनल से प्रधानमंत्री जी को, हालांकि वो क्षमा के संग कहना चाहता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री आत्मा से नहीं मानते अपने आप को। अगर देश के प्रधानमंत्री मान रहे होते यहां तिरंगा लगाते। उनको भी, वो भी मानते हैं कि मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, इसलिए यहां पे कमल लगाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जैसे छोटी उम्र के पत्रकार से मैं देश के भविष्य को तलाशता हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आज से पहले आनंद भाई या आलोक त्रिपाठी साहब, क्या आपने कोई प्रधानमंत्री देखा जो इस तरह की सभा करता हो, सभा सब तक के इलेक्शन में आता हो? आते थे प्रधानमंत्री, 1-2 करते थे। फिर मैं एक बात कहता हूं, एक शब्द है सरकारी फाइनेंशियली मेजरमेंट, घपला, 420। जिस चीज को, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात का जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इस चर्चा को भी आगे शेखर जी बढ़ाएंगे। लेकिन आलोक जी, जिन चीजों का जिक्र राज जी ने किया, दिल्ली से यूपी, यूपी से उत्तराखंड और धांधली, वोट चोरी, तमाम चीजों का जिक्र वो कर चुके हैं, क्या जवाब देंगे सर इस पर आप?
नहीं, देखिए वो कांग्रेस के प्रवक्ता है और विपक्ष के में है कांग्रेस, तो वो अपनी बात रखेंगे और उनका अधिकार है बात रखने का। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो परंपराएं शुरू हो रही हैं पिछले कुछ वर्षों से, अगर राजनीति में जो परंपराएं हो रही हैं इसका अंत कहां होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर जैसे बात हो रही है, ठीक है, अगर जिस में धांधली है तो हम उस धांधली को खत्म करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक है। लेकिन अगर हम उस का नाम बदल देंगे तो धांधली तो नहीं खत्म होगी। तो और मुझे लगता है कि आज नहीं तो 10-20 साल बाद फिर कांग्रेस जब आएगी तो वो फिर वही उसी को काम करेगी। तो इससे क्या भला होगा, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या नाम बदलने से जो उसमें रोजगार पाते हैं उनका भला होगा। लेकिन जो आने वाला चुनाव है जिसमें ग्रामीण तबके के लोग शामिल होते हैं, ग्रामीण का चुनाव होता है, मुझे लगता है इस नाम परिवर्तन से कहीं ना कहीं उसमें इसका प्रभाव जरूर डालने का प्रयास हो रहा है। और रही बात महात्मा गांधी की, तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, आप देखिए गांधी जी का उन्होंने एक चीजें ही बदल दी है। उन्होंने जिसको देखिए, गांधी जो कांग्रेस के कहे आते थे उन्होंने उसको भी ले लिया सफाई के नाम पे। आप देखिए स्वच्छता अभियान के नाम पे गांधी जी का वो चश्मा वो सब चीजें बनाते हैं। तो ये भाजपा की एक अपनी रणनीति है, उस रणनीति पे काम करती है। और इस रणनीति के तहत ही, जैसे शुरुआत में ही भाजपा ने नारा था कि कांग्रेस मुक्त हमको देश बनाना है, और उसने उस तरह से शुरू किया, बिहार तक पहुंच गई, अब उसको पश्चिम बंगाल भी जाना है। तो मुझे लगता है कि उसके पीछे की बहुत बड़ी राजनीति काम कर रही है। और क्योंकि ये इतनी बड़ी योजना थी और बहुत पुरानी योजना थी, और इससे गांव का नीचे तबके का आदमी जुड़ा हुआ था और कांग्रेस का दिल से नजदीक था मामला। तो मुझे लगता है ये निर्णय करके भाजपा सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया है, और कहीं ना कहीं वो भाजपा कांग्रेस को एकदम से कह दीजिए हटाने के मूड में है। लेकिन इस सर्दी भरे माहौल में कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर के इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे के ही बहाने वो पूरे देश में एक बार फिर से जागृत होगी। और जिस लेवल से नीचे लेवल पर जिस तरह कांग्रेस धीमे धीमे खत्म हो रही थी, आज भी बहुत बड़ी संख्या में नेता तो बचे हैं कांग्रेस के, लेकिन नीचे लेवल पे कार्यकर्ता खत्म हो गए। तो मुझे लगता है शायद इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस अपने सोए हुए कार्यकर्ताओं को, जो पलायन कर चुके कार्यकर्ता हैं, उनको वापस लाने का प्रयास करेगी। लेकिन ये कितना सफल होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मुझे लगता है इस मुद्दे से जो पंचायत के चुनाव है उसमें भी बहुत बड़ा फर्क दिखेगा जब परिणाम आएगा। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, और इस दोनों ही दलों के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए हो, चाहे विपक्ष के कांग्रेस के लिए हो, क्योंकि कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि पूरे देश में 5 तारीख से हम आंदोलन करेंगे। तो इस आंदोलन के ही बहाने कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में फिर से जागृति लाएगी, और भाजपा अपना पक्ष जरूर रखेगी कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था। ठीक है, अब जैसा कि आलोक जी ने भी जिक्र किया कि भाई नाम बदल दिया गया है, लेकिन चर्चा इसके उलट भी होनी चाहिए। जो चीजें मनरेगा को लेकर चल रही थी कि इसमें कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, शेखर जी, सवाल यही है। और अभी आप जिस तरीके से राज जी की बात पर मुस्कुराए हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं भी समझना चाहूंगी कि इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, राज जी हमारे ऐसे कांग्रेस के साथी हैं जो ईरान, तुरान, अफगानिस्तान, भारत, ये मतलब अखंड भारत अपनी बातों में ऐसा बना देते हैं कि उसमें फिर पता नहीं चलता है कि एक्चुअली हम किस छोर पे है। मतलब गूगल भी उसको थोड़ा देर से ही पकड़ेगा। तो ये एक राज्य की खूबी है, वो अपनी तरह से चर्चा में अपना हिस्सा जो उनका समय का है वो उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन राज्य, एक दो चीजें हैं जिसको मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ये है कि मान लीजिए मनरेगा आपने नाम रखा था, अभी इन्होंने जी राम जी कर दिया, तो अब इसको लेकर के आप सड़क पर जाएंगे तो उससे जिंदा कौन होगा? मतलब ये मैं समझना चाहूंगा, आपकी राजनीति जिंदा होगी या आप भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतर करके ये मौका देंगे कि वो जो बातें आप कह रहे हैं उसका प्रत्युत्तर दे और आप पहले से ज्यादा घिरा हुआ महसूस करें? या फिर आपको यह लगता है कि जैसे ही आप जाएंगे और महात्मा गांधी का अपमान हो गया, इस बात को आप कहेंगे तो जन आक्रोश बन जाएगा और जन जन में उबाल आ जाएगा, वो पूछेंगे पलट के रखा क्या? जैसे ही आप कहेंगे राम जी, तो कहेंगे भैया राम राम।
मतलब मैं स्ट्रेटेजी समझना चाह रहा हूं। राजनीति कर रहे हैं तो आप नीति पे बात करें, राज आपके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए केवल राजनीति पे रहिए। मैं कहता हूं शेखर भाई, मैं बहुत देश के लिए दीवाना व्यक्ति हूं। हकीकत है, मैं रोड से निकलता हूं, अगर मुझे 11 बजे मेरे घर के आगे कोई लाइट 5 बजे नहीं जला सकता। प्रोडक्टिव सिटीजन हूं, मैं लाइट बुझाता हूं, रात को चलाता हूं, मुझे पता है लाइट की क्या कीमत होती है, अपने बच्चों को भी डांटता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, गांधी जी का अपमान होने से कहीं पे भी कांग्रेस का अपमान नहीं हो रहा है। यह गलतफहमी की शिकार है ये देश कि गांधी जी का अपमान होने से कांग्रेस का अपमान हो रहा। सत्यता तो यह है, गांधी जी का अपमान होने से पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का अपमान हो रहा है। ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है विश्व में जो मेरे देश में आके प्रधानमंत्री जी के चरणों में अपने शीश को ना झुकाता। लेकिन शर्म तो आती है, आप इस चैनल के बहुत बड़े एडिटर हैं, एटलीस्ट कम से कम मुझे आपका सम्मान तो रखना चाहिए। क्या ये देश को या देश की जनता को ये दिन देखने थे कि यहां पे उस बुजुर्ग का, जिसके पास सब कुछ था, चाहता तो ऐश करता, आधी धोती पहन के जीता था। कहानी पे जाऊंगा तो डिबेट कम पड़ जाएगी। आप सब जानते हैं, मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं। आज क्या मेरे दादा ने सोचा था कि मेरा पोता पंडित राज शर्मा मेरे नाम को बदलेगा? क्या गांधी जी ने सोचा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा था, जिन्होंने जेल देखी? क्या भगत सिंह जी ने सोचा था? क्या चंद्रशेखर आजाद ने सोचा था? और सबसे ज्यादा क्या मेरे देश की आत्मा जो मेरे देश के शरीर में 1947 में आई, क्या उसने सोचा था कि एक शख्स ऐसा आएगा जो कहेगा इस देश का रक्षक हूं और वो भक्षक होगा? किसका नुकसान कर रहे हैं साहब? नाम कमियां सब में, नो हेयर, इस डिस्प्ले में, इस स्क्रीन में नो वन इज परफेक्ट। हम पूरे 100% नहीं है, लेकिन जहां परसेंटेज हमारा कमी का है उसको सुधार तो सकते हैं। ठीक है, मैं अगर अपने घर से मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। मैं आता हूं, अब इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, मैं आपसे दो चीजें समझना चाहूंगा। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत अपने समय पे रहे जिन्होंने अपने जीवन को कुछ ऐसा दिया कि महात्मा गांधी एक विचार हो चुके हैं। और हकीकत यह कि महात्मा गांधी एज ए पर्सनैलिटी में हम चार चीजें कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक विचार के रूप में अगर हम उनको देखेंगे तो स्थिति ये पाएंगे कि दुनिया के करीबन 55-56 देश ऐसे हैं जहां पर गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। उन देशों में भी गांधी की अपनी एक वक़्त है, अलग अलग देश हैं दुनिया के नक्शे पर। लेकिन यहां हिंदुस्तान में स्थिति यह है कि आज महात्मा गांधी अगर प्रासंगिक हैं तो वो केवल दो तरीके से हैं। एक तो ये कि अगर मनरेगा का नाम बदल दिया जाए तो कांग्रेस सड़कों पर उतर जाएगी, मतलब अपने राजनीतिक स्वार्थ में। और दूसरा, हर आदमी के हाथ में जो भारतीय रिजर्व बैंक के पैड का पन्ना है, जिसको हम नोट कहते हैं, उस पर जो गांधी छपे हुए हैं, उनकी जो चमक है, उसको देख करके चाहे वो नेता हो चाहे आम आदमी हो, दोनों की आंखें चुंधियाती हैं। गांधी से किसी का कोई लेना देना बचा नहीं है, यही एक वास्तविकता है। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासतौर से जो नरेंद्र मोदी जैसे रणनीतिकार हैं, जब महात्मा मनरेगा से उठ करके जी राम जी पे चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस तरीके से किसको कितना जाएगा? जी शेखर जी, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 365 दिन सिर्फ राजनीति ही करती है और उसका कोई भी चीज करने से पहले वो बहुत उसकी बारीकी से अनुभव करती है, देखती है कि उसका नफा नुकसान कितना होगा। और ये कोई अचानक ऐसा नहीं हो गया, ये बहुत ही प्लान के तहत किया गया है। और आप देखिए, जब से सरकार बदली है, कांग्रेस का राज खत्म हुआ है, भाजपा की सरकारें आई हैं, उसके बाद से आप देखिए उन्होंने धीमे धीमे करके एक एक
कड़ी जोड़ते चले गए और गांधी को भी उन्होंने भाजपा में दिखा दिया। वो जो कांग्रेस के कहे जाते थे गांधी, और अगर हम भी देखते हैं हर सरकारी ऑफिसों में आज भी गांधी जी की फोटो लगी रहती है, लेकिन अगर सही बात कही जाए तो आज ये पोजीशन हो गई है वो सिर्फ फोटो तक ही उनको सीमित कर दिया गया है, उससे ज्यादा तो कहीं दूसरे नेताओं को महत्व हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें थी, क्योंकि देखिए आज जो फॉलोअर हैं, आज उन फॉलोअर का बड़ा रोल होता है इस देश में नौजवानों को अपना आइडियल बनाने के लिए। और आज की डेट में जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूरे देश में के माहौल को हम ये कह सकते हैं कि गंदा कर दिया है, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, चाहे महापुरुषों के नाम पे, तो उससे का कहीं ना कहीं बहुत असर हुआ है। और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग गलत तरीके से उनको सोचने लग गए हैं। जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं ने बोल बोल के, भाषणों के माध्यम से उनकी कमियां बता बता के, जबकि शायद लोगों ने देखा भी नहीं होगा उनकी कमियों को, लेकिन उनकी उन कमियों को बताया जिसको उन्होंने खुद नहीं देखा, आम जनता को बता करके जब कोई चीज कर लिया कि हाँ ऐसे ही होंगे, और वही एक परंपरा शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इन महापुरुषों, जैसा कि अभी राज जी ने भी कहा, कि शायद उन नेताओं ने भी कभी या उन महापुरुषों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी इस तरह से दुर्गति इस राजनीतिक दलों के नेता करेंगे। और अगर यही स्थिति रही तो हमको लगता है कि आने वाले 20, 25, 50 साल बाद जो आज के नेता हैं, इनकी दुर्गति उससे ज्यादा होगी। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं तो अपने को विराम देना होगा राजनीति में। जिन महापुरुषों ने देश में, हो सकता है उस समय की स्थितियां क्या रही होंगी, परिस्थितियां क्या रही होंगी, कैसे उन्होंने निर्णय लिया होगा, तमाम साधन नहीं थे, आज बहुत साधन है। तो मुझे लगता है कि उस समय की जो स्थितियां रहेंगी, उस स्थितियों के तहत उन्होंने काम किया होगा। हो सकता है हमको लग रहा है कि आज वो गलत थी, लेकिन वो समय सही भी हो सकती है। तो मुझे उन महापुरुषों का जो था उसको छोड़ करके हमको आगे की बात करनी चाहिए। विकसित देश बनाना है तो हमको उन योजनाओं को नाम बदल करके, मुझे लगता है कि हम विकसित तो नहीं करा पाएंगे। हाँ, हम उस भ्रष्टाचार को खत्म करके जरूर हम विकसित देश बना सकते हैं। तो लेकिन चूंकि राजनीतिक दल है, उनको नेतागिरी करनी है, राजनीति में वोट हासिल करना है, आना फिर चुनाव है, 365 दिन वो चुनाव की तैयारी, तो कहीं ना कहीं इसका वो बेनिफिट भी लेना चाह रहे हैं। और जनता भी, जो आज तक इतने दिनों में देखा गया है, जनता भी वो सुनना चाहती है। नेता वही बोलता है जो वो जान जाते हैं कि जनता क्या चुनना चाहती है। और ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा मुझे लगता है। कांग्रेस ने शायद उसको भी भाप लिया है, कांग्रेस ने, कि ये एक ऐसा मुद्दा बन सकता है पूरे देश में जिससे कांग्रेस में शायद थोड़ा सा जीवन आए। जो बहुत से जिलों में, प्रदेशों में, गांवों में, तहसीलों में कांग्रेस थी, आज खत्म हो गई है। शायद इस मुद्दे के माध्यम से वो लोगों को फिर से जीवित कर सके, लेकिन इतना आसान नहीं है। चूंकि गांधी का लगाव अब लोगों से कम हो गया है, उससे ज्यादा मोदी ने अपना लगाव पैदा कर दिया। अगर सही बात की जाए, जो उन्होंने कहा ना कि घर घर मोदी, तो जो घर घर मोदी थे वो घर घर मोदी पहुंच चुके हैं। अब उस घर घर से मोदी को हटा करके फिर से गांधी को लाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस इस बहाने एक जीवन जो पिछले काफी अरसों से सत्ता से बाहर है और लोगों के दिलों से दूर हो चुकी थी, शायद इस बहाने से फिर से वापस आ सके। एक मुद्दा उसको मिला है और उस मुद्दे के ही बहाने वो कांग्रेस भाजपा को घेर सकती है। और चूंकि जो पिछला रिकॉर्ड है, वीडियो है, जिसमें मोदी जी खुद कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि उसना वो वीडियो दिखा करके जनता के बीच में मैसेज दे करके कांग्रेस अपना फायदा लेना चाहेगी। लेकिन इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, चूंकि आज जो माहौल है पूरे देश का, वो पूरा मोदी ने एकदम बदला हुआ है। उस माहौल को बदलने में बहुत मेहनत, कहते हैं कि घाघ से लड़ने के लिए आपको घाघ बनना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है मोदी से आपको उस योजनाओं के माध्यम से लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस सर्दी में गर्मी जरूर आई है इस मुद्दे के बहाने। ठीक है आलोक जी, जो बात आपने कही, हम इससे और थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब एक तीर छोड़ती है तो जो सीधा सीधा दिखता है सिर्फ उतना होता नहीं है। राज जी, मेरी बात को आप जरा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि जो अगली बात मैं कह रहा हूं और उससे जो सवाल निकलेगा वो मनरेगा का नाम जी राम जी करने से कहीं ज्यादा व्यापक होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी को अपने साथ में ले चुकी है, सरदार पटेल को ले चुकी है, उनके सम्मान और
उनके स्वाभिमान, ऐसी तमाम चीजों को अपने साथ में जोड़ती आई है, जिसका जिक्र आलोक जी ने अभी लंबे तरीके से किया, बेविस्तार में बताया। अब आप बात समझिएगा, महात्मा गांधी की मतलब जो योजना थी उसमें केवल मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम बदल करके जी राम जी कर दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, चूंकि आप फौजी भी रहे हैं इसलिए आप हमें, अब अगला सवाल जो बीजेपी दरअसल जिस पर जाकर के आपको टारगेट कर रहेगी वो ये है कि हम सब भारत को भारत माता कहते हैं, आप भी कहते होंगे। मैं तो दिन भर कहता हूं भारत माता की जय। अगर आप भारत को भारत माता की जय कहते हैं तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? कोई व्यक्ति इस देश का पिता कैसे हो सकता है? अब आप इसका जवाब दें ना। अब मैं यहां बता दूं, पिता सिर्फ वो ही नहीं होता जिसके द्वारा एक बेटा पैदा होता है। पिता वो होता है जो एक अभिभावक के रूप में होता है। पिता वो होता है जो अपने छोटों की रक्षा करता है। मेरा पिता इसलिए मेरा पिता नहीं कि उसके द्वारा मैं पैदा हुआ, बल्कि पिता का जो प्रायवाची है वो ये है कि अगर मैं मर भी रहूंगा, अगर मैं भूखा तड़फ रहूंगा तो वो भूखा रह लेगा, वो रोटी देगा। क्या मोदी जी राष्ट्रपिता बनने लायक हैं? क्या मोदी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तरह कपड़े पहनना छोड़ सकते हैं? 80 करोड़ को जो अनाज देता हो देश, सरकार नहीं देश। नहीं सरकार देश से बड़ी नहीं। आप मोदी से नहीं, यहां पे आप मोदी से मत उसको देखिए। रामचंद्र जी ने लंका जीतने के बाद कहा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यानी जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आप बात समझिए कि वो कहां से कनेक्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी मनरेगा का नाम बदल के मोदी के नाम पे नहीं हुआ है, मनरेगा का नाम बदल करके राम जी के नाम पे हुआ है। और राम जी भी कहते हैं कि भारत मेरी माता है और गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। आप खेल समझिए कि कहां तक जाने वाला है, जवाब उस जगह पे चाहिए ना। मैं बताता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, नाम बदलने से किरदार नहीं बदला जाता। मतलब आपकी नजर में कुछ नहीं पता। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जीवन में 2-4 बातें पढ़ी हैं। मेरी एक एज है और मैं समाज में जीता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के 70% नेता मेरे जैसे देश के लिए प्रोडक्टिव नहीं होंगे। चैलेंज भरता हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं बस कि देश को मैंने जाना कि महात्मा गांधी बैरिस्टर हुआ करते थे, आधी धोती में। जवाहरलाल नेहरू साहब जिन्होंने अपनी संपत्ति दान में दे दी देश को, क्या ऐसा कोई मिलेगा? और एक और बात बताता हूं शेखर भाई, चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। गलती आप में भी हो सकती है, यहां पे हम बोल रहे गलती हमसे ही होगी, किसी और से तो होगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं क्योंकि मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं। मैं मानना चाहता हूं, मैं चित्रा जी मेरे जैसे रोज 4 को देख रही हैं, ठीक है ना। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं, किसी से नफरत इतनी कर दो, नफरत कर लो, मगर एक कहावत है, दुश्मनी करो जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहे अगर गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। एक और आगे बढ़कर कहता हूं, अभी कल इन्होंने कुछ किया और बीजेपी कहती है हमने तो उन लोगों को भी दिया, विपक्ष के नेता को भी विभूषण दिया, भारत रत्न दिया। तो मैंने बोला मेरी पार्टी का नेता, देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का को इलाज करने के लिए भेजा बिना भेदभाव के। नहीं, अटल जी इस देश की एसेट्स है, इस देश का सिक्का है, इस देश का सिक्का है। तो आपत्ति कर दी किसी एंकर ने। तो फिर मैंने कहा, दूसरी बात सुन लीजिए, मैंने कहा यूएनओ में किसको भेजा? विपक्ष के नेता थे, क्योंकि उस टाइम यह देखा जाता था कि मतभेद हो मनभेद नहीं। और मैंने इसे बदकिस्मती को लो या खुशकिस्मती, सेंट्रल हॉल में मुझे 1-2 बार जाने का मौका मिला, क्योंकि मेरे ही जिले से मेरा एमपी था कांग्रेस का। जब मैं गया तो मैंने अडवाणी साहब को देखा बोलते हुए, क्योंकि एमपी साहब की बीवी मेयर थी मेरे शहर की। उन्होंने कहा, उनका नाम लेके कहा कि सुनो ये एमपी बने तुम्हारे कारण बने, बहुत अच्छी हो तुम। कितना प्यार था।
आप सुषमा स्वराज जी को सुनो, क्या ये उनसे नहीं सीख पाए? वो जो कहती है रुपया गिरता है तो राज शर्मा या शेखर साहब नहीं गिरते, देश गिरता है। रुपया सिर्फ किसी मोटरसाइकिल या कार को खरीदने का कागज नहीं, रुपया देश की आत्मा है। जब देश का चीफ मिनिस्टर, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर किसी प्रधानमंत्री के लिए कहता है ये रेन कोट पहनाते हैं, तो आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे पूछना है, मेरे देश का अभिभावक, प्रधानमंत्री तो कहना गलत हो जाएगा, मैं उन्हें अभिभावक मानता हूं कि मेरी रक्षा शायद वो करें, क्या वो कह सकते हैं कि वो क्या पहन के नहाते हैं? देना पड़ेगा जवाब। चलिए आज मैं गलत ठीक है राजीव, अब इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपकी भावनाएं हमने समझी हैं, अब इस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं। आलोक जी, जो मेरा सवाल था राष्ट्रपिता और भारत माता को लेकर के, क्योंकि बीजेपी के एक तीर में कई तीर होते हैं, इसमें कोई शक शुबा है नहीं। जो बातें कांग्रेस की तरफ से या इस डिबेट में, इस चर्चा में राज्य की तरफ से आ रही हैं, तो एक मोटा मोटी अनुमान तो पत्रकार होने के नाते आपको भी लग रहा होगा कि ये किस दिशा में चीजों को ले जाएंगे और किस तरीके से इसको डिफेंड करेंगे या ऑफेंस करेंगे, कितना घेर पाएंगे। आपका आकलन क्या कहता है इस पूरे मामले में, जो अभी करंट सिनेरियो है, इसमें कहां कहां घेरेंगे और कहां कहां निकलेंगे? जी शेखर जी, देखिए आपने एक बहुत ही बारीक जो चीज थी वो पकड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के जो नब्ज है उसको पकड़ती है, और उसको इस समय मालूम है कि भाजपा को कि लोगों के जो नब्ज है वो आस्था के उसमें कहीं ना कहीं है। उसके माध्यम से वो आज तक हर धीमे धीमे एक के बाद दो के बाद 3 प्रदेशों में पहुंचती जा रही है, और जो उसने लक्ष्य किया था कि कांग्रेस मुक्त की बात कही थी, वो धीमे धीमे वहां तक पहुंच रही है। जिस तरह बिहार हुआ, मुझे लगता है अगली बार जो होगा तो पश्चिम बंगाल भी शायद वो इस तरह करेगी। लेकिन जो नाम है, उस नाम जैसे था कि महात्मा गांधी के नाम से आप लोगों के दिलों तक नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन जो अब नाम आएगा, आप उस नाम के माध्यम से आप आम लोगों तक, दिल तक जुड़ेंगे। ये हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है नाम बदलने के पीछे। क्योंकि अगर योजना के मामले कुछ होता या योजना में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कुछ होता तो शायद उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई एक्शन होता, लेकिन नाम बदलने के पीछे, और नाम भी क्या रखा, तो राम, तो कहीं ना कहीं उस राम जो शब्द है जिसमें आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, जो गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति जिस होता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, राम तो कहता है, तो वो कहीं ना कहीं वो शब्द है, उस शब्द के माध्यम से, क्योंकि मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन राजनीति करती है और हर वो मुद्दे, हर वो बात की तलाशती है जिस मुद्दे से, जिस माध्यम से वो आम जनमानस तक अपने दिल की बात, दिल के तार जोड़ लेती है। आप देखिए दिल्ली में बैठ करके वो एक छोटे से कस्बे में भी मन की बात कर करके उन्होंने लोगों को जोड़ा, सबको बिजी रखा कि हम जो बोल रहे हैं आप सुनिए, और उनके फॉलोअर भी वैसे ही हैं कि वो बैठ करके चुपचाप सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के माध्यम से मुझे लगता है कि वो योजना जो है वो वैसे ही चलेगी, उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन कर दिए, लेकिन उसका जो मेन मोटो है, वो मेन जो वक्त है, वो वही है कि एक आस्था जिसमें सबका प्राण बसते हो राम, उस राम के माध्यम से वो आम ग्रामीण से लेकर के आम लोगों को अपने साथ फिर से नए तरीके से जोड़ने का। जैसे अंबेडकर जी को कहते थे जब एक समय राजनीति हो रही थी कि वो मायावती जी के, उसी तरह गांधी जी को कहते थे कि ये कांग्रेस के, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद भाजपा ने सबसे पहले गांधी जी को एक अलग तरीके से पेश किया स्वच्छता अभियान के नाम पे, यानी कि उन्होंने कांग्रेस से गांधी को अपने पास ले आए। उसी तरह अंबेडकर जी को भी उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम आयोजन करके उनको भी अपने पास लाने का प्रयास किया कि हम अंबेडकर को पूछते हैं, अंबेडकर की उन पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने बहुत बारीकी लेवल पे काम करने का प्रयास कर रही है और बहुत नीचे लेवल तक वो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाह रही है कि सिर्फ भाजपा ही दिखे, वो चाहे राम के माध्यम से हो, चाहे आस्था के माध्यम से हो। आप देखिए जब चुनाव होता है तो वो तब वो इस तरह की बातें नहीं करती, तब वो
कहती है कटोगे तो बटोगे, लेकिन जब सत्ता मिलती है तो वो कहती है सबका साथ सबका विकास। यानी कि वो सत्ता प्राप्त करने के बाद उन 5 सालों में उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है जो उसके दूर थे। और यही कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखिए दलितों को जो पीडीए के नाम पे जो लोग जो संविधान के नाम पे दूर हुए, भाजपा को नुकसान हुआ, उसके बाद भाजपा ने उस पर काम करना शुरू किया। चाहे वो क्षत्रिय विधायकों की बैठक रही हो, चाहे सवर्ण ब्राह्मण विधायकों की बैठक, ऐसा नहीं कि सब ऐसी ही बैठकें हो गई, इसके पीछे कोई दूसरा काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और बहुत नीचे लेवल तक जाने की है और लोगों को नीचे से अपने तक जोड़ने की है। क्योंकि आने वाला जो चुनाव है जो सबसे पहले वो जिला पंचायतों का है और कहीं ना कहीं वो चुनाव इसका असर डालेगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, जो बीजेपी रामराज को लेकर के कहती है कि बीजेपी आई है, राम मंदिर बन गया है, राम राज्य की स्थापना होगी, तो ये जी राम जी बीजेपी के रामराज में कितना सहायक होगा? आलोक जी देखिए, बातें तो बहुत हैं अब कि राम के नाम पे, लेकिन ये तो धरातल पे सब चीजें दिख रही हैं। भाजपा, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अपनों की बहुत उपेक्षा है। अगर हम ये बात कहें, वो राम के भरोसे सत्ता तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे भाजपा में 10 लोग उनके समर्थक हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें से 3 लोग उनके आने वाले चुनाव में उनसे दूर हो सकते हैं, तो भाजपा के जो नेता है वो एक नेता को लगाया जाता है उन 3 लोगों को समझाने में, और दूसरे नेता को लगाया जाता है कि अगर ये किसी कारणवश 3 चले जाते हैं तो इनकी भरपाई आप कहां से करोगे, कैसे लाओगे। आप देखिए जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में कहीं भी ऐसा नहीं है, जैसे कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्ववादी है, लेकिन कहां ऐसी कोई योजना है जिसमें हिंदुत्व को ही सिर्फ हो। उसमें सबसे ज्यादा फायदा तो मुस्लिमों को है, अल्पसंख्यकों को है। तो मुझे लगता है कि भाजपा का जो काम है वो एक अलग दिशा में काम कर रहा है। पिछले चाहे वो 3 तलाक का मामला रहा हो, चाहे जो भी योजनाएं रही हो, उसमें उसने उन लोगों को भी जोड़ा जो उनके साथ नहीं थे या उनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, उनको भी उसने जोड़ने का अपने साथ प्रयास किया है, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरे देश में राज करने का है। तो उस देश पे राज करने के लिए बहुत नीचे लेवल पे काम करना पड़ेगा। और ये जो जी राम जी जो शब्द आया है, ये भी इसी का एक उदाहरण कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जी राम जी कहते कहते वो नीचे जो ग्रामीण लेवल तक है, वहां जहां अभी कहते हैं कि जो विपक्ष के नेता या समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस के जो अभी भी कैडर के लोग हैं पुराने, उनको भी कैसे धीमे बदला जाए उस पे काम कर रही है। ठीक है आलोक जी, चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा इस चर्चा को मैं और आगे तक लेकर के जाती। अभी ये जिक्र किया गया कि इस वक्त पूरे देश में कह सकते हैं कि राम नाम की गूंज है, और एक बड़ी वजह यह भी है कि एक भावनात्मक, जैसा कि राज जी ने भी जिक्र किया था कि अब धार्मिक से ज्यादा भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हुए हैं। तो बस जाते जाते एक टिप्पणी मैं जरूर करूंगी राज जी की, कांग्रेस भी राम नाम गा ले भाई, राम नाम गा के अपनी अपनी चीजों को और अपनी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर ले। हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको भी पूछना शुरू कर दिया जाए और जो आपका कोर वोट है ना वो शायद आगे और बढ़ जाए। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार। आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है कि 1 मैन शो चल रहा है और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। कितने ऑफिस है, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी।